वेलकम बैक टू साइंस विद नेहा। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी क्लास 10th का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। एक पार्ट जिसका आ चुका है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। तो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पहले पार्ट 1 को देख सकते हैं, वहाँ से समझ सकते हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में पार्ट 1 में हमने समझा था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, मेटल और नॉन मेटल की। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, कि कैसे वो केमिकली रिएक्ट करते हैं। तो अगर पहली प्रॉपर्टी की बात करें हम, तो पहली प्रॉपर्टी आपकी आती है मेटल्स की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, कि जो आपके मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इन जनरल बात करें, मेटल जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कंबाइन करके क्या बनाता है, मेटल की अपनी एक ऑक्साइड बनाता है। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड आपका बनेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम कॉपर की बात करें, कॉपर लिया हमने, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड, CuO वो आपका बन जाएगा। जो ऑक्साइड्स आपकी बनती हैं, जितनी भी मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो सारी हमारी क्या होती हैं, बेसिक नेचर की होती हैं। ठीक है, मीन्स एक तरह से वो किसकी तरह, बेसिक ऑक्साइड्स हैं। तो अगर उसको एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या है, बेसिक है। बेस और एसिड मिलते हैं तो क्या बनता है, हमारा सोल्ट बनता है। तो ऐसे ही आपका यहाँ पे होगा, क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स क्या हैं, बेसिक ऑक्साइड्स। तो बेसिक ऑक्साइड्स हैं तो उसको किसी भी एसिड के साथ अगर हम रिएक्ट कराएंगे, जैसे H2SO4 के साथ हमने उसको रिएक्ट कराया तो आपका क्या बनेगा, मेटल का सोल्ट बन जाएगा प्लस आपका वाटर फॉर्म होगा। लाइक CuO हमारे के ऊपर जो अभी ऊपर हमने बनाई कॉपर की ऑक्साइड, कॉपर को ऑक्सीजन से जब रिएक्ट कराया तो ये क्या है, ये एक बेसिक ऑक्साइड है। तो एज अ बेस ये काम कर रही है, बेसिक है। तो बेसिक और एसिड की रिएक्शन होती है, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, क्या बनता है, एक सोल्ट और वाटर बनेगा। तो सेम हमें यहाँ भी देखने को मिला कि कॉपर ऑक्साइड और H2SO4 की ट्रीटमेंट से, रिएक्शन से क्या मिला हमें, कॉपर सल्फेट प्लस H2O हमारा फॉर्म हुआ। तो ये थी मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। अगर और बात करें तो जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स की जो ऑक्साइड्स होती हैं वो जनरली हमारी क्या होती हैं, इनसोल्यूबल होती हैं वाटर के अंदर, वो उसमें डिजोल्व नहीं होती, इनसोल्यूबल हैं। नेक्स्ट, जो कुछ मेटल की ऑक्साइड्स हैं, सम मेटल ऑक्साइड्स दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अल्कलीज। तो वो क्या बनाते हैं, वो अल्कली बनाते हैं उसके साथ रिएक्ट करके वाटर के साथ। जैसे सोडियम है आपका, सोडियम ऑक्साइड है Na2O, जब उसको हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड उसकी बनती है, यानी कि अल्कलीज। अल्कलीज क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल बेसिस, जो मीन्स ऐसे बेस आपके वाटर में जो सोल्यूबल हो, डिजोल्व हो जाएं। तो अब एसिडिक हमने देखा कि जो ऑक्साइड्स थी वो क्या थी, बेसिक। ठीक है, तो वो क्या है, हमारी बेसिक ऑक्साइड्स हैं। तो बेसिक ऑक्साइड्स को जब हमने पानी में मिलाया तो क्या मिला हमें, उसका एल्कली, मतलब सोल्यूबल बेस हो गया, वो हाइड्रोक्साइड उसने फॉर्म कर लिया। तो क्या बना हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हमारा यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। कुछ मेटल की ऑक्साइड्स क्या होती हैं, वो दोनों तरह का काम कर सकती हैं, वो एसिडिक भी होती हैं और वो बेसिक की तरह भी एक्ट कर सकती हैं। तो ऐसी मेटल ऑक्साइड्स को कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो वो होती हैं आपकी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो उनको क्या बोलेंगे, दोनों नेचर जो दिखाएं, एसिडिक भी और बेसिक भी, तो वो आपकी क्या हो जाएंगी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इसमें एक एग्जांपल आपका आता है जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम की आपकी ऑक्साइड है Al2O3, अगर उसको एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो AlCl3 उसका सोल्ट प्लस वाटर बन गया। वो बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकती है। तो जब एसिड के साथ रिएक्ट की तो इसने यहाँ पे बेसिक नेचर दिखाया। ठीक है, तो ये बेस यहाँ पे क्या एक्ट कर रही है, एज अ बेस, बेसिक की नेचर शो कर रही है। वहीं अगर हम इसको किसी बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं, अब NaOH हमने क्या ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये उसके साथ भी रिएक्ट करती है, वहाँ भी रिएक्शन शो करेगी। यहाँ भी किस चीज़ का काम कर रही है, ये एसिडिक का काम कर रही है। नाउ इट इज़ एक्टिंग एज अ एसिड। तो ये दोनों तरह की आपकी नेचर शो कर रही है, एसिडिक भी और बेसिक भी। तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब HCl से ट्रीट किया तो AlCl3 सोल्ट बना। अगर वहीं एल्यूमिनियम ऑक्साइड को NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, NaAlO2। तो यहाँ दोबारा से सोल्ट बना प्लस वाटर, तो इट इज़ एक्टिंग एज बोथ। तो इसको क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट आता है ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन विद सेम स्पीड, कि जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स बहुत सारे हैं हमारे, तो सारे के सारे मेटल्स एक ही स्पीड से, एक ही पेस से ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं।
ठीक है, उनकी अपनी डिफरेंट रिएक्टिविटीज़ हैं। जैसे कि जो सोडियम और पोटेशियम है वो बहुत जल्दी विग्रसली कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, और इतना विग्रस होता है कि इवन वो कई बार फायर भी कैच कर लेता है। जब हम उसको एयर में एक्सपोज करते हैं तो इतनी फास्ट रिएक्शन दिखाता है, वो इतनी जल्दी कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ कि इट माइट कैच फायर। ठीक है, वो फायर कैच कर लेता है, आग लग जाती है। सेकेंड, वहीं बात करें अगर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक या लेड मेटल्स की, तो ये क्या होते हैं, ये कवर्ड होती है। इन पे क्या होते हैं, जो इनका सरफेस होता है उस पर एक मेटल ऑक्साइड की एक थिन कोटिंग आ जाती है। ठीक है, जो उन्हें फर्दर ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करती है। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, जब मैग्नीशियम को हम बर्न कर रहे थे ऑक्सीजन में, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे थे, तो मैग्नीशियम रिबन हमने लिया था, तो हमने कहा था उसको ऑक्सीडेशन, उसको बर्न करने से पहले उसको हम क्लीन करते हैं। ठीक है, वो क्यों करते हैं, क्योंकि उस पर पहले से एक थिन लेयर आ जाती है उसकी ऑक्साइड की, जो उसे प्रिवेंट करती है फर्दर ऑक्सीडेशन से। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉपर। अगर कॉपर की बात करें तो इट डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग एज इट्स सरफेस इज कवर्ड विद थिन ब्लैक लेयर ऑफ ऑक्साइड। कॉपर के ऊपर भी क्या है, एक थिन ब्लैक लेयर आ जाती है ऑक्साइड की, जो उसे बर्न होने से बचाती है। ठीक है, वहीं जो सिल्वर और गोल्ड आपके हैं, जो सिल्वर और गोल्ड हैं वो रेजिस्ट करते हैं ऑक्सीजन से कम्बिनेशन करना, उससे कंबाइन करना, इवन बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स पे भी। तो ये थे कुछ मेटल्स, उनकी अलग अलग स्पीड है कि किस तरह से वो अलग अलग रिएक्ट कर रहे हैं हमारे ऑक्सीजन के साथ। तो वो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी कि कैसे मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं या एयर में जब हम उन्हें बर्न करते हैं। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी आती है मेटल्स की, रिएक्शन विद वाटर, कि वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। तो मेटल और वाटर का जब रिएक्शन होता है तो पहले क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड प्लस यहाँ हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज होती है। ठीक है, जब वाटर से रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी आपकी, और जो मेटल ऑक्साइड है फर्दर वो वाटर से कंबाइन होकर क्या बना लेगी, मेटल हाइड्रोक्साइड। जैसे अभी हमने पीछे ऑक्सीजन वाले में भी देखा, नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड थी Na2O, जब उसको वाटर में के साथ रिएक्ट किया था तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बन गया था। तो नीचे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जो कुछ मेटल्स हैं लाइक पोटेशियम और सोडियम, वो कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट करते हैं, और जो हाइड्रोजन होती है वो इतना जल्दी रिएक्ट करते हैं कि हाइड्रोजन कई बार वहाँ पे फायर भी कैच कर लेती है। तो इतना रैपिड और इतना वॉयलेंट रिएक्शन होता है पोटेशियम और सोडियम का। रिएक्शंस हमारी यहाँ पे दी हैं कि अगर सोडियम को वाटर से रिएक्ट हम कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। वही पोटेशियम को भी अगर हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो पहले पोटेशियम ऑक्साइड और फिर फर्दर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में, और सेम हाइड्रोजन गैस यहाँ पे भी रिलीज होगी। नेक्स्ट अगर बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम वाटर के साथ थोड़ा लेस वॉयलेंट है। जो कैल्शियम है, सेकेंड थिंग, जो कैल्शियम है रिएक्ट जब करता है तो वो उसके ऊपर पानी के ऊपर फ्लोट करने लगता है। ठीक है, मीन्स जब भी रिएक्शन हो रही है तो उसमें जो कैल्शियम था वो आपका पानी पे फ्लोट करने लगेगा। तो वो फ्लोट क्यों कर रहा है, क्या वजह है फ्लोट करने की, क्योंकि जब इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, वो हाइड्रोजन गैस उसके सरफेस पे स्टिक कर जाती है। ठीक है, वो हाइड्रोजन गैस कहाँ हो रही है, उसके सरफेस पे स्टिक कर रही है, तो गैस की वजह से पानी के ऊपर कैल्शियम क्या करने लगता है, फ्लोट करने लगता है। ऐसा ही एक और मेटल हमारे पास है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी जब वाटर से, कोल्ड वाटर से तो वो रिएक्ट ही नहीं करता है मैग्नीशियम हमारा। ठीक है, वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और वो भी सेम, वो भी फ्लोट करता है उसके ऊपर। सेम रीज़न, क्योंकि वहाँ भी क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज़ हो रही है वो हाइड्रोजन गैस कहाँ, उसके सरफेस पे स्टिक कर जाएगी, उस पर चिपक जाती है, उस पर स्टिक कर जाती है उसके सरफेस पे, जिसकी वजह से वो क्या करने लगता है, पानी में फ्लोट करता है। ठीक है, और मेटल्स की बात करें, जैसे हमारे पास कुछ मेटल्स हैं एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक। अब ये ऐसे मेटल्स हैं जो ना ही कोल्ड वाटर के साथ और ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। थोड़े बहुत जो ये रिएक्शन दिखाते हैं वो होती है इनकी स्टीम के साथ। ठीक है, और ये किस में बदलेंगे आपके, ये कन्वर्ट होते हैं सिर्फ मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रोजन गैस ये रिलीज करते हैं। तो एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये मेटल्स आपके कोल्ड और हॉट दोनों से रिएक्ट नहीं करेंगे, किससे करेंगे, स्टीम से। क्या रिएक्शन होगी, एल्यूमिनियम प्लस वाटर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा और आपका हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगी। सेम विद आयरन, आयरन को जब हम वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो आपका आयरन की ऑक्साइड बनेगी Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज होगी। नेक्स्ट,
कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करते हैं पानी के साथ, जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। अब सिल्वर गोल्ड आप सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, चाहे आप जैसे गोल्ड ज्वेलरीज वगैरह वियर करते हैं, पानी में हम चाहे इनको नॉर्मल डाल दें तो कोई रिएक्शन ऐसी नहीं होती है कि भाई हमने आयरन या सिल्वर की कोई ज्वेलरी डाल रखी थी, उसको पानी में डाला, या हमने हैंड्स में कोई रिंग डाल रखी थी, हैंड वॉश किए तो कुछ रिएक्शन हो गई, ऐसा तो नहीं होता। तो आपके जो कॉपर, सिल्वर या गोल्ड या लेड हैं, ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। तो ये थी वाटर के साथ रिएक्शन मेटल की। नेक्स्ट रिएक्शन जो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल की, वो आती है कि जब मेटल आपके एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो जब मेटल आपका किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वही सेम आपका क्या बनेगा, मेटल सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे आपकी रिलीज होगी। तो पिछले वाले में भी जैसे हमने देखा वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है तब भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, अब एसिड के साथ रिएक्शन हुई है तो भी हमारी कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज हो रही है यहाँ पे भी। तो कैल्शियम, अगर मेटल हम बात करें से कैल्शियम है हमारे पास, उसको HCl के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, और यहाँ पे एक गैस रिलीज होगी जो कि कौन सी होगी, हमारी हाइड्रोजन गैस। आपको फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने बताया था कि हाइड्रोजन गैस को आप कैसे चेक कर सकते हैं कि जो हाइड्रोजन आपकी कौन सी गैस लिबरेट हुई है रिएक्शन में। तो अगर आप एक बर्निंग मैस्टिक इसके पास लेके आएंगे तो वो आपकी पॉप साउंड के साथ ब्लो ऑफ कर जाएगी, बुझ जाएगी पॉप साउंड, तो वो इंडिकेट करता है कि जो गैस निकली है वो कौन सी है, आपकी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सेम अगर मैग्नीशियम मेटल को हम रिएक्ट कराएं HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो यहाँ भी क्या होगा, उस मेटल का सोल्ट बन जाएगा। तो मेटल कौन सा है, मैग्नीशियम, और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया है तो क्या बनाएगा, MgCl2, और हाइड्रोजन गैस यहाँ भी रिलीज होगी। जो एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो आपकी इवॉल्व नहीं होती है, नॉट इवॉल्व, किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। जब हम किसी मेटल को नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं, मान लो आपने कैल्शियम को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दिया या सोडियम को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दिया, तो वहाँ क्या देखा गया है कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व नहीं हो रही है। अब उसका रीज़न क्या है कि आपका जो HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। मतलब कि जो भी चीज़, मतलब वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है कि वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करा देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जैसे ही निकलती है वो उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, वाटर में, उसको वो H2O निकलते ही वाटर में कन्वर्ट, उसका ऑक्सीडेशन कर देता है और खुद रिडक्शन चला जाता है, रिड्यूस हो जाता है, किसमें, नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स में, N2O या NO या NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस वजह से नाइट्रिक एसिड के साथ आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है मेटल्स के साथ। बट यहाँ पे एक आपका मैग्नीशियम और मैग्नीज, दो मेटल ऐसे हैं जहाँ अगर हम डाइल्यूट HNO3 के साथ उनकी रिएक्शन कराएं तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दो मेटल्स जो आपको याद रखने हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, तो वो कौन से हैं आपके, दोनों M से ही हैं, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। तो ये दो मेटल आपके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे डाइल्यूट HNO3 के साथ भी। तो रिएक्शन की अगर बात करें तो सेम मेटल सोल्ट बनेगा, MgNO3 होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट होगी। अगर रिएक्टिविटी हम देखें कि मेटल्स किस तरह से एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, किस डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो मैग्नीशियम जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, इवन ये तो नाइट्रिक एसिड के साथ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। देन आपका एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। तो इस तरह से आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर है ये आपके मेटल्स का। वहीं अगर एक रिएक्शन की बात करें, कॉपर, एक आपका कॉपर मेटल होता है। अब जब कॉपर मेटल को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती है, कोई रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिलती। अब उसकी वजह क्या है कि जो कॉपर है आपका वो क्या है, वो लेस रिएक्टिव है इवन हाइड्रोजन से भी। जब हम एक रिएक्टिविटी सीरीज करते हैं, अभी आगे भी आएगी, तो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर हाइड्रोजन से भी नीचे लाई करता है, उससे भी कम रिएक्टिव है। तो एक तरह से ये क्या है, एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही हो रही है यहाँ पे। मींस ये वाला मेटल क्या है, हाइड्रोजन को उसकी जगह से डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह पे आ रहा है। तो कौन से वाला किसको डिस्प्लेस कर सकता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। एक तरह से क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हाइड्रोजन को वो वहाँ से डिस्प्लेस करता है मेटल, तो वही मेटल उसको डिस्प्लेस करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा
जो क्या होगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अगर हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव अगर आपका मेटल है तो वहाँ पे कोई भी रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये थी आपकी रिएक्शन मेटल की किसके साथ, एसिड के साथ, कि कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका क्या बनेगा, मेटल का सोल प्लस क्या इवॉल्व होगी, कौन सी गैस होगी, वो हाइड्रोजन गैस। चलते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पे, जो आती है आपकी कि एक मेटल अब किसी दूसरे मेटल के सोल्ट के साथ अगर रिएक्ट करता है तो वही आगे जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एक तरह से द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो यहाँ क्या होगा, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कैसे होती हैं आपकी, कि भाई जो ज़्यादा रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव मेटल है वो क्या करेगा, जो उससे कम लेस रिएक्टिव मेटल है उसको उसकी जगह से हटा देगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा और अपना सोल्ट, अपना सॉल्यूशन वहाँ पे बना लेगा। तो ऐसी रिएक्शंस हम पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, क्या कही जाती हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो क्या होगा, कोई मेटल ए है और दूसरे मेटल का सॉल्यूशन है, ठीक है, बी मेटल का जो सोल्ट है, क्या होगा, ए वाला बी वाले में को डिस्प्लेस कर देगा और सोल्ट बना लेगा ए का, और मेटल बी आपका अलग हो जाएगा। इसमें अगर हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझें तो हम क्या समझ सकते हैं कि भाई हमने एक सॉल्यूशन लिया किसका, कॉपर सल्फेट का, ठीक है। कॉपर सल्फेट आपको पता है ब्लू कलर का होता है। उसमें क्या किया, हमने आयरन नेल को डिप कर दिया, ठीक है, उसके अंदर हमने एक आयरन नेल डाल दी। हम क्या देखेंगे, कुछ देर बाद हम क्या देखेंगे, जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का वो धीरे धीरे फेड होने लगेगा, हल्का होने लगेगा और धीरे धीरे वो पेल ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा कलर आ जाएगा आपका, पेल ग्रीन में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो कलर आपका ब्लू से कहाँ चला गया, पेल ग्रीन। और हम क्या देखेंगे, जो आयरन नेल थी उसके ऊपर आपकी क्या आ जाएगी, एक रेडिश ब्राउन कोटिंग आपको उसके ऊपर देखने को मिलेगी। आपको यहाँ इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि हमने पहले क्या किया, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर दिख रहा है आपको, उसके अंदर हमने एक आयरन नेल डाली। कुछ देर बाद जब ऑब्जर्व किया तो क्या देखा हमने कि जो आयरन नेल है, यहाँ जो पहले आयरन नेल हमने डाली थी उस पर क्या आ जाएगा, रेडिश ब्राउन कोटिंग आ जाएगी। वो रेडिश ब्राउन कोटिंग किसकी है, आपकी कॉपर की। तो कॉपर उस नेल पे डिपॉजिट हो गया है। यहाँ हम रिएक्शन से भी समझ सकते हैं, आयरन ने क्या किया, आयरन को हमने कॉपर सल्फेट में डाला था, अब आयरन आपका क्या है, मोर रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो इसलिए इसको यहाँ से ये क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, इसको यहाँ से भगा देगा क्योंकि ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका, FeSO4 आपका बन जाएगा और कॉपर आपका सेपरेट हो जाएगा। तो वो कॉपर डिपॉजिट हो गया आपका आयरन नेल पे, जिसकी वजह से रेडिश ब्राउन कलर आपको देखने को मिला। वहीं अगर इस रिएक्शन को उल्टा हम ले लें कि सोल्ट आपका किसका है, आयरन सल्फेट का, और आप उसमें कॉपर डाल रहे हो, तो रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि कॉपर अब यहाँ पे क्या है, लीस्ट रिएक्टिव, ये कम रिएक्टिव है आयरन से, ठीक है। वही बात है, अब आप मान लो कोई ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा पावरफुल है, वो आपकी सीट पे आके बैठ गया, ठीक है, आप कमज़ोर थे, उसने वहाँ से आपको उठा दिया, तो अब आपकी हिम्मत थोड़ी होगी दोबारा जाके उस ताकतवर पहलवान से आदमी को कहो कि नहीं ये मेरी सीट है, आप यहाँ से जाओ। तो ऐसा ही कॉपर के साथ हुआ, आयरन उससे ज़्यादा रिएक्टिव था तो उसने तो कॉपर को वहाँ से भगा दिया, उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया। बट कॉपर ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि कॉपर आयरन के कंपैरेटिव लेस रिएक्टिव था, उससे कमज़ोर था, तो वो वहाँ उसकी जगह नहीं ले पाता, तो इसी वजह से रिएक्शन नहीं होती। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेटल किससे पावरफुल है, किसको डिस्प्लेस करेगा, तो वो डिपेंड करता है आपका रिएक्टिविटी सीरीज़ पे। एक सीरीज़ हमारी होती है जिसमें हमने क्या कर रखा है, मेटल्स की एक लिस्ट बना रखी है और किस तरह से उनको अरेंज किया गया है उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में, किस चीज़ की, उनकी रिएक्टिविटी की। मीन्स जो सबसे टॉप पे हैं, लाइक आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, तो जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती जाएगी, वो घटती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जो टॉप पे हैं उनकी रिएक्टिविटी क्या है, सबसे ज़्यादा। तो सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल आप क्या कह सकते हो, कौन सा है आपका, पोटेशियम। फिर आपका सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। अब जो मेटल के साथ रिएक्शन हुई थी
तो वो मेटल्स जो हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे, मींस HCl है, H2SO4 है, वहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, तो वो कौन से मेटल्स होंगे? जो हाइड्रोजन से ऊपर लाई करते हैं, मींस ये वाले। जो हाइड्रोजन से नीचे, अब कॉपर की रिएक्शन हमने देखी थी, कॉपर उससे रिएक्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि कॉपर कहाँ लाई कर रहा है? हाइड्रोजन से नीचे। दैट मीन्स कॉपर उससे भी क्या है? लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो इसी वजह से कॉपर हाइड्रोजन को वहाँ डिस्प्लेस नहीं कर पाया था। तो ये क्या होती है हमारी एक रिएक्टिविटी सीरीज, जहाँ हमने मेटल्स की एक लिस्ट बना रखी है, किस ऑर्डर में? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव वाले हमारे कहाँ पे हैं? टॉप पे हैं, और धीरे धीरे हम जब नीचे आते जाते हैं तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज करती आती है। तो सबसे नीचे वाले क्या हैं? हमारे लीस्ट रिएक्टिव, और ऊपर वाले सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। तो ज़्यादा रिएक्टिव वाला लाइक पोटेशियम सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा, बट सोडियम पोटेशियम को नहीं कर पाएगा। सेम अगर आयरन और जिंक की बात करें तो जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि जिंक क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, और आयरन जिंक को नहीं कर सकता क्योंकि आयरन जिंक से नीचे है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा। चलते हैं आगे। तो ये हमारी थी केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी? मेटल्स की। अब बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो कि किस बेसिस पे हम कहेंगे ये मेटल है या नॉन मेटल, तो उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की डिस्कस की। अब नेक्स्ट आता है हमारा नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, कि हम नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होंगी अब केमिकल। फर्स्ट वहीं अगर बात करें, भाई जो मेटल था वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना रहा था। कैसी ऑक्साइड्स? बेसिक। अब नॉन मेटल्स की अगर बात करें हम, तो जो नॉन मेटल्स हैं वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? ऑक्साइड्स ही बना रहे हैं। और ये ऑक्साइड्स कैसी होती हैं? एसिडिक नेचर की। तो मेटल की ऑक्साइड्स क्या होती हैं? आपकी बेसिक नेचर की होती हैं, जबकि नॉन मेटल्स ऑक्साइड आपकी क्या होती हैं? एसिडिक नेचर की। ठीक है, तो जैसे अगर एग्जाम्पल लें, नॉन मेटल आपका क्या है? कार्बन है, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस मेटल ऑक्साइड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वहाँ हमारा क्या बन रहा था? हाइड्रोक्साइड बन रहा था। ठीक है, क्योंकि ऑक्साइड्स क्या थी? बेसिक इन नेचर। यहाँ हमारा क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड H2CO3, क्योंकि आपकी यहाँ पे ऑक्साइड्स क्या हैं? अब एसिडिक इन नेचर। तो इस बात को हम चेक कैसे कर सकते हैं? हम लिथमस पेपर की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो जो ब्लू लिथमस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका रेड में। ब्लू वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिथमस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट शोज कि उनका नेचर कैसा है? एसिडिक। तो चलते हैं नेक्स्ट, नॉन मेटल्स की रिएक्शन किसके साथ? वाटर के साथ। कि नॉन मेटल्स वाटर से कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जनरली जो आपके नॉन मेटल्स हैं वो वाटर या स्टीम से हमारे रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, हाईली रिएक्टिव एक मेटल है आपका जैसे फ्लोरीन, वो आपका वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन और ओजोन फॉर्म करता है। एज जर्नली नॉन मेटल्स आपके वाटर या स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। तो फ्लोरीन की रिएक्शन को देख लेते हैं। फ्लोरीन को जब हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो 2 फ्लोरीन और 2 H2O लेंगे तो आपका HF बनेगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। वहीं अगर हम अमाउंट वेरी कर देते हैं, अगर 3 फ्लोरीन एंड 3 H2O ले लेते हैं तो आपका 6 HF हाइड्रोजन फ्लोराइड प्लस आपकी ओजोन रिलीज होती है। ठीक है, तो एक फ्लोरीन है आपका जो क्योंकि ज़्यादा ही रिएक्टिव है ये नॉन मेटल आपका फ्लोरीन, तो ये पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? आपका ऑक्सीजन और ओजोन फॉर्म करता है, वरना जनरली नॉन मेटल्स आपके रिएक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी को देखें, नॉन मेटल्स की रिएक्शन किसके साथ? एसिड्स के साथ। तो एसिड्स के साथ आपके जो नॉन मेटल्स हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं और ना ही हाइड्रोजन गैस वहाँ पे रिलीज होगी, क्योंकि जो नॉन मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकते उसके सॉल्ट से, उसके एसिडिक सॉल्यूशन से। लाइक HCl है तो ये हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। कौन से? आपके नॉन मेटल्स। तो यहाँ इनके साथ रिएक्शन नहीं होगी। नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये थी आज की क्लास। हमने आज केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझा, मेटल्स और नॉन मेटल्स की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। लाइक और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और अगर आपकी कोई डाउट रह गई हैं तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, प्लस आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं अपने डाउट्स को।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।